हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले तो सॉरी आप सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है मैंने और आपका भी रूटीन बिगड़ गया, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ। तो कि मैं भी जानता हूँ पीआईबी के लिए कोई कंटेंट रिलायबल अवेलेबल नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये कंटेंट नाबार्ड, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ साथ यूपीएससी वालों के लिए भी पूरी तरह से रिलायबल हो ये सोर्स। तो मैं बनाता हूँ इस तरह से हूँ। तो मैं आज आपकी 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जो पेंडिंग है मैं पहले फोकस पीआईबी पे ही कर रहा हूँ ताकि उसको पहले कंप्लीट कर दूँ। तो ये वीक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मैं पेंडिंग अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं। चलिए आप देखिए, लेकिन कल क्या, हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन आप देखते हैं कैसे मैं अपलोड कर पाता हूँ इसको। आज का पहला आर्टिकल है एडॉप्शन ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का पर्पस ये होता है कि आप फार्मिंग करें नेचुरल तरीके से और आपका बजट आए जीरो। कैसे? काऊ डंग यूज कर लिया, उससे आपने फर्टिलाइजर बना लिए, केमिकल पे आपने खर्च नहीं किए, और जो आपका क्या है सिंचाई यानी इरिगेशन यूज करते हैं आप, उसका भी आपने अलग तरीका इन्वेंट किया, जिसकी वजह से आपका बजट यानी इनपुट कॉस्ट लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। तो एडॉप्शन किया जा रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल किया है। देखिए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना इंप्लीमेंट की जा रही है। इस परंपरागत कृषि विकास योजना के एक सब कंपोनेंट के तौर पर 2020-21 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति लॉन्च की गई। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना का। तो परंपरागत कृषि विकास योजना से निकला है हमारा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। पर्पस क्या है? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 3 वर्षों तक फार्मर्स को असिस्टेंस दिया जाता है। किसने का? 12,200 रुपये पर हेक्टेयर का। अगर आप नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत 12,200 रुपये का आपको पर हेक्टेयर 3 वर्षों तक मुआवजा मिलेगा गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव के तौर पर। क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए रहेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रहेगा, इवन जो हैंड होल्डिंग है अगर वो ऐसे पर्सनल्स द्वारा की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है, तो उसके लिए भी आपको 12,200 रुपये पर ईयर मिलेगा पर हेक्टेयर। तो ये अच्छी बात है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इसका पार्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना का। अभी तक परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ये जो सब स्कीम है इसमें 4.09 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया जा चुका। कितना? 4 लाख हेक्टेयर के आसपास। और टोटल फंड 5,000 करोड़ के आसपास दिया जा चुका है 8 राज्यों को। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2016 में एक कमेटी भी बनाई थी जिसका टारगेट था डबलिंग द फार्मर्स इनकम। इस पर रिकमेंडेशन कैसे दिया जा सके। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जो एग्रीकल्चर को केमिकल फ्री बनाना चाहता है ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस के द्वारा। देखिए, इसको इन्वेंट किया गया था 1990s के आसपास सुभाष पालेकर, जो कि पुणे बेस्ड यानी महाराष्ट्र के हैं। जो हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या अल्टरनेटिव है। जहां ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इंटेंसिव इरिगेशन पर फोकस किया जाता है, वहीं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इन सबको अवॉइड किया जाता है। एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, आप ये कह सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक तरह से एग्रो इकोलॉजी का मॉडल है जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंटेंसिव इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं रहती है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग नियरली जीरो आ जाती है, जैसे कि हम प्री ग्रीन रिवोल्यूशन की स्टेज पर फोकस करते थे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर हैं। आपके जीवामृता, इसमें काऊ डंग और काऊ यूरिन का मिक्सचर होता है। बीजामृता में जो आपके सीड्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। कैसे? जो नीम का पानी होता है, पल्प होता है, टोबैको, इन सब से आपका सीड्स को ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। मिर्च का भी यूज किया जाता है। तो नीम वैसे भी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल जो है क्वालिटीज होती है नीम में। पहले आपको पता होगा गाँव में जो स्टोरेज फैसिलिटी थी वो मिट्टी के बने होते थे। हमारे यहाँ तो डाहरी कहते थे, उनको पता नहीं क्या कहते हैं आपके यहाँ। उसमें नीम के पत्ते डाल दिया करते थे और वो नहीं सड़ते थे, मैंने देखा।
और आजकल वो सल्फाज जो है काफ़ी कॉमन है जो गेहूं में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा घुन लग ही जाते हैं। तो नीम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती थी और फ़ायदेमंद होती थी, जबकि सल्फाज तो अभी भी उतना फ़ायदेमंद नहीं है। फिर आप मल्चिंग देख लीजिए। मल्चिंग क्या होता है? टॉप सॉइल को पलटते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा पलटते हैं ताकि उसकी क्वालिटीज़ को जो टिलेज के द्वारा डैमेज हो जाती हैं वो ना होने पाए। पूरा टिलेज यूज नहीं करते हैं। मल्चिंग जो है टिलेज का एक तरह से क्या है? रिप्लेसमेंट है। बाद में वापसा में क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वाटर और एयर मॉलिक्यूल्स को सॉइल में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब थोड़ा सा क्या किया जाता है, बहुत बारीक कर दिया जाता है ताकि एयर आराम से जा सके, और एटमॉस्फेयर का जो वाटर है वो भी, नमी तो हमेशा एटमॉस्फेयर में रहती है, जरूरी नहीं कि बारिश ही हो, लेकिन एब्जॉर्ब कर सके नमी। इस तरह से आपकी मिट्टी को बनाया जाता है। तो मिट्टी जितनी बारीक होगी उतना ही फायदेमंद होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और ये परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कई बार, तो इसलिए मैंने आज के आर्टिकल में नहीं लिया है। हाँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर इंपॉर्टेंट थे, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको रटे होने चाहिए। ये देख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक्सपो 2020 में हुआ है। कहाँ पर? दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है। उसमें इंडियन पवेलियन में बहुत कुछ दिखाया गया है, जिसमें आपके मिलर्स ने, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर्स लोग, इन्होंने पार्टिसिपेट किए, इवन स्टार्टअप्स ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। तो थोड़ा आप देख लीजिए, एक्सपो 2020 दुबई वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पर हमारा देश के जो स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एकेडमिया हैं, इन्होंने नए एरियाज़ खोजे हैं कोलैबोरेशन के, ताकि एग्रीकल्चर की फील्ड में कोलैबोरेशन किया जा सके और ग्लोबल इकोनॉमिक हब इंडिया को बनाया जा सके। इस दौरान जो दुबई एक्सपो हुआ उसमें इंडिया इनोवेशन हब इंडियन पवेलियन में ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया? इंडियन का अटेंशन ग्रैब किया और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मनाया कि हमारे इंडिया की जो इकोसिस्टम है उसमें इन्वेस्ट करें आके। तो इंडिया इनोवेशन हब, इसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को दुबई वर्ल्ड एक्सपो में। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आइए हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करिए। तो एक तरह से दुबई वर्ल्ड एक्सपो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। अब इसके दौरान क्या हुआ? एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट का हम लोगों ने फाउंडेशन रखा है इसके द्वारा, क्योंकि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। तो दुबई वर्ल्ड एक्सपो इंडिया के लिए तो एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि 2020 में होना था, फिर 2021 में होना था और अब हो रहा है फाइनली 2022 में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इन पर फोकस किया गया जब आपका फूड, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स थीम ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन पवेलियन में, तब इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। कई सारे डेलीगेशन इंडिया के इन सारी कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिले जाके। यूएई क्या है? इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की है, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के तहत दिए जाते हैं। देख लेते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की है। इसके अलावा जल शक्ति कैंपेन कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया है 2022 के लिए न्यू दिल्ली में। कैच द रेन कैंपेन आपको पता ही है, जो हमारी बारिश होती है उसके वाटर को यूटिलाइज करने के लिए रेन हार्वेस्टिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ को डेवलप करना, ये होता है आपका कैच द रेन कैंपेन। हर बूंद इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने कहा है उन्हें बहुत खुशी हो रही है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च करते हुए, ताकि लोग भी इंटरवेंशन दिखाएं। फोकस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए कि हम कैसे रेन को कैच कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे डीएम है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी, उनका एक क्रूशल रोल होता है ताकि लोकल जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें और इंडिविजुअल पर्सन वाटर कंजर्वेशन वर्क में पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कैच द रेन कैंपेन पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और सिर्फ वाटर रिसोर्सेज का 4%, वर्ल्ड के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 4% इंडिया के पास है। देखा जाए तो हम लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं रेनफॉल पर, अपनी वाटर इंश्योर्ड कैपेसिटी के लिए या फिर अपने वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? रेनफॉल पे। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की गई है, आप याद रखिएगा। यूपी ने टॉप किया है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये वाटर अवार्ड्स की घोषणा की है। राजस्थान सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है, इतना याद रखिएगा।
ये नेशनल वाटर अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स द्वारा दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। किसने प्रेजेंट किए हैं इस बार? रामनाथ कोविंद जी ने। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा पहले नेशनल वाटर अवार्ड 2018 में दिए गए, फिर 19 में दिए गए, 20 में दिए गए, फिर कोविड आ गया, फिर नहीं दिए गए, 20 के लिए अब दिए जा रहे हैं, इतना याद रखिएगा। उन स्टेट्स को दिए जाते हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट एफर्ट किए हों। पर्पस क्या है, नीड क्या है वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की? देखिए, वाटर स्कैर्सिटी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है और वाटर सप्लाई डिक्लाइन हो रही है। ऐसे समय में हमें वाटर इंश्योर करना है हर पर्सन के पास। इसीलिए आपको याद होगा हर घर जल मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 55 लीटर वाटर पर डे देना है पर पर्सन। टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। तो वाटर स्कैर्सिटी के मामले में अगर टैप ड्रिंकिंग वाटर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो लॉस होता है वो नहीं होगा। लोग मोटर अपने यहाँ ट्यूबवेल करवा लेते हैं, बाद में पानी की ऐसी तैसी कर देते हैं, आपको पता ही है। तो मेरे ख्याल से मीटर हर घर में लगना चाहिए, भले ही बोरिंग उनकी हो, कि एक लिमिट तक आप पानी यूज़ करिए, उसके बाद आपको चार्ज पड़ेगा। फ्री की चीज़ें लोग वेस्ट करते हैं, मैंने देखा है ये, ठीक है। इंडिया का करंट वाटर रिक्वायरमेंट कितना है? लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर है, जो कि 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा 2050 तक, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं है इंडिया के पास। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रमोशन ऑफ मिलेट से रिलेटेड। देखिए, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल इंडिया ने घोषित कर रखा है ऑलरेडी 2018 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी इसको शामिल किया गया है, बच्चों के मिड डे मील में भी मिलेट्स को शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें की गई हैं जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है। यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडिया में तो प्रोड्यूस होता ही है मिलेट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कई सारे मिशन स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, या फिर सबमिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स, इनको 2018-19 से अप्लाई किया जा रहा है ताकि हम एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो मिलेट्स की है उसको इन्हांस कर सकें। अप्रैल 2018 में क्या हुआ? मिलेट को न्यूट्री सीरियल्स घोषित कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन से कहा कि भाई 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए, जिसको घोषित भी कर दिया गया। इवन 72 कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया जाए। 2021 में अनाउंस कर दिया गया था, 2023 में अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है मनाया जाएगा। इसके लिए इंडिया जो है कई सारी प्लानिंग कर रहा है एक्टिविटीज़ का। मिलेट्स में जितने भी मेज़ हैं, बार्ले हैं, मिलेट सब आते हैं, जिनको आप कोर्स सीरियल भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देखना चाहें प्रीवियस पीआईबी की वीडियोस देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मिलेट्स क्या होता है। इवन मैंने उसमें आपका एमएसपी वाले में भी क्लियरली पढ़ाया है सारी चीज़ें। अब पर डे सेम चीज़ को रिपीट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? मल्टीपल चीज़ें कवर करना। अगर एक ही चीज़ हम लोग जैसे आज मैंने ये नेचुरल फार्मिंग वाला लिया, 4 पिलर्स लिए, क्यों? क्योंकि ये नहीं ले रहे थे और परंपरागत कृषि विकास योजना तो हम लोग कई बार पढ़ रहे थे। तो हर बार कोशिश करनी चाहिए कुछ और डिफरेंट ले लें, क्योंकि वो चर्चा में है और पूछा जा सकता है, ठीक है। मिलेट मिशन 2018 में ही लॉन्च कर दिया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। इसके तहत ही आपका क्या हुआ? सीड क्वालिटी इंप्रूव की गई, एमएसपी जारी की गई बाजरा और ज्वार के लिए। बाकी मिलेट्स नेटवर्क ऑफ इंडिया और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ये क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक ग्रोथ जो मिलेट की इंश्योर करने के लिए काम कर रहे हैं साथ मिलकर। बाकी ये नेक्स्ट देख लेते हैं। एपिडा ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है जो रिवाइज्ड ईयू रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। यूरोपियन यूनियन के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए क्या रिवाइज्ड रेगुलेशंस हैं, उनके लिए एपिडा ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरीज इश्यूज बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसमें ये कह दिया जाता है कि मैक्सिमम आपकी पेस्टिसाइड की जो पार्ट है वो कितने रह सकते हैं। ईयू ने बहुत ही कम कर दिया था, 0.001% के आसपास कर दिया। तो अचानक एपिडा ने कह दिया ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, इतना तो इंटरनेशनल नॉर्म्स भी नहीं है। तो एपिडा ने कुछ चीज़ें की, उसके बाद ईयू उस बात को माना। एपिडा ने इसके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है कि भाई फिर से ईयू ने रिवाइज कर दी है आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। एपिडा ने इंडियन एम्बेसी जो ब्रसेल्स डेनमार्क में है वहाँ पर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। ईयू के जो रिवाइज्ड रेगुलेशंस हैं वो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। इससे ईयू की जो मार्केट है वो इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सेकंड मेजर डेस्टिनेशन है इंडिया के ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट का। इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये इम्प्लीमेंट कर रखा है ऑलरेडी। इसके तहत ईयू को जो एक्सपोर्ट होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वो 356 मिलियन के आसपास होता है, जो कि लगभग 34% है टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट का। इंडिया से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कितने के होते हैं? अगर फूड प्रोडक्ट की बात करें 1040 मिलियन डॉलर,
इसका 34% सिर्फ EU को जाता है, तो ये अच्छी बात है। एपिडा नेशनल इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, देखिए पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया के तौर पर आता है, टॉप डाउन मैकेनिज्म से काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो एपिडा है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये 2001 में शुरू हुआ था फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन 1992 के तहत, तो ये फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन के तहत कार्य करता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एपिडा इसको इम्प्लीमेंट करता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के द्वारा। दूसरी कंट्रीज़ को ये इंश्योर किया जाता है कि देखिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हमने करवाया है, हमारे यहाँ का ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाकई में ऑर्गेनिक ही है, इसमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एपिडा इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा की बात करें तो एपिडा एक्ट 1985 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मेरे ख्याल से 1986 में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। मैंडेट इसको क्या दिया गया है, जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड है उनका एक्सपोर्ट करना, चाहे आप R&D लैब इस्टेब्लिश करो, एक्सपोर्ट की चेकिंग करो, प्रॉपर मार्केट ना खराब होने पाए, कहने का मतलब एपिडा का स्थापना इसीलिए की गई। ये देखिए शुगर का इंपोर्ट इस समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी है, शुगर का इंपोर्ट ना होने पाए, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने सड़ रहे हैं, शुगर का प्राइस बढ़ नहीं पा रहा है और लोग शुगर का इंपोर्ट भी कर रहे हैं सस्ती, ये नहीं होना चाहिए। गोयल जी ने कहा है जो हमारा G&J इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इसको अपना एक्सपोर्ट $100 बिलियन करना चाहिए, यानी 3 गुना करना चाहिए। देख लेते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है कह सकते हैं हम, और अच्छी बात यह है कि छोटा आर्टिकल है, देख लेते हैं। अभी मैं आर्टिकल बढ़ाऊंगा वैसे कुछ दिन बाद, भले ही आधे घंटे की वीडियो जाए, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है लोग पीरियड से पढ़ लेते, मैं क्या बोलूँ यार इसके लिए, चलो ठीक है। $35 बिलियन का एक्सपोर्ट है वर्तमान में, इसको $100 बिलियन करना है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इंडिया को नंबर 1 लाना है पूरे वर्ल्ड में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के मामले में। सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि जो मेड इन इंडिया या फिर डिजाइंड जेम एंड ज्वेलरी है उसके मामले में भी लाना है। जेम्स एंड ज्वेलरी आज का नहीं है, विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। एक सेमंतिका करके एक जेम है, सेमंतिका करके एक आभूषण है, उसकी बात की गई है जो कि प्रॉस्पेरिटी लाने की पावर रखता है, ठीक है। तो पारस पत्थर आपने सुना होगा, सेमंतिका वैसा ही है। गोयल जी ने कहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करती है और सोसाइटी के स्टेटस और स्टाइल को भी दिखाती है। इस समय जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो $35 बिलियन के आसपास है, और जो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट इंडिया का हुआ है इस बार फाइनेंशियल ईयर में, उसका 10% क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10% आता है अकेले ही, ठीक है। इंडिया का गोल्ड और डायमंड ट्रेड लगभग 7.5% है इंडिया के GDP में, और 14% है इंडिया के टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये आपको फैक्चुअल डाटा याद होना चाहिए। कुछ दिन बाद देखा जाए तो लगभग 8.23 मिलियन पर्सन्स को जॉब दे देगा ये 2022 तक, और 5 मिलियन यानी 50 लाख रोजगार जो है 2022 में इसने दिए थे, यानी कि लगभग 82 लाख लिखा है यहाँ पे, वो देखिएगा आप, 82,30,000 लोगों को रोजगार दे देगा ये 2022 तक। तो इतनी जल्दी ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में जॉब भी मिल रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट $35 बिलियन का है, इसको बढ़ा के $100 बिलियन करना चाहिए, और इंडिया उसमें जो है कर सकता है। सेमंतिका क्या है, ये यूपीएससी वालों से पूछ सकते हैं कि सेमंतिका क्या है, आभूषण है, पत्थर है, हल है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा अगर वर्ड जो है यहाँ पे चर्चा में आया है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, तुअर और उड़द दाल को फ्री कैटेगरी में रखा है 31 मार्च 2023 तक, ताकि हम लोग इंपोर्ट आसानी से कर सकें। तो तुअर यानी जिसको अरहर की दाल कहते हैं, उड़द, इसको फ्री कैटेगरी में रखा जाएगा 31 मार्च 2023 तक, ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके और जो प्राइसेस हैं दालों के वो स्टेबलाइज हो सकें, वरना लोग खरीद ही नहीं पाएंगे दालें। और वैसे भी गवर्नमेंट इस समय क्या मिड डे मील के तहत और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत दाल दे ही रही है, तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि दाल जो है यूटिलाइज करें ढंग से, तो सीमलेस इंपोर्ट हो सके और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी हो सके पल्सेस की। इसलिए इसको फ्री कैटेगरी में रखा गया है 31 मार्च 2023 तक। तो पल्सेस की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इवन इंडिया जो है पल्सेस का प्रोडक्शन भी बना रहा है, लेकिन अभी इंडिया में जितनी डिमांड है, क्योंकि इंडिया मोस्टली वेजिटेरियन वाली कंट्री है, जहाँ पर हम लोग प्रोटीन डिमांड कहाँ से, पल्सेस से पूरी करते हैं, मीट बहुत कम खाते हैं, तो ऐसे में पल्सेस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उतना प्रोडक्शन होता नहीं है। और गवर्नमेंट हमेशा से वीट और राइस को ही प्रमोट करती रही प्रोडक्शन के लिए, तो फार्मर्स ने भी उधर ध्यान दिया नहीं,
हालांकि आप पल्सेस की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइस एमएसपी बहुत बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट तुअर और मूंग दाल का फ्री कैटेगरी में कह दिया था 15 मई 2021 में, बाद में इसको अक्टूबर तक बढ़ाया गया, अब मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया, याद रखिएगा। बाकी वहां पर देख लीजिए आप, तुअर दाल का जो रिकॉर्ड है 28 मार्च को 103 रुपये पर किलो के हिसाब से दी गई, जो कि 28 मार्च 2021 से थोड़ा सा ड्रॉप है देखा जाए तो। ऐसे ही उड़द दाल का 104 रुपये किलो से ऊपर प्राइस निकल चुका है, जो वाकई में महंगा है, एक आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड